नमस्कार बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत भाषा अध्ययन विषय संधि में स्वागत है। नए सिलेबस के अनुसार आपका 2 साल से भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण विभाग में संधि एक नया विषय उसमें ऐड कर दिया गया है। आइए देखते हैं संधि है क्या। संधि का मतलब मेल या मिलाप। जब हम किसी से मेल मिलाप करते हैं उसे हम कहते हैं कि हमने उससे संधि कर ली। मेल जोल रखना, मिलजुल कर रखना, उसे कहते हैं संधि। जैसे विद्या धन आलय, ये विद्या और आलय शब्द को जब एक साथ लाया गया तो वो विद्यालय हो गया। तो इससे कहते हैं कि ये संधि किया गया, शब्दों का संधि हुआ। उसी प्रकार से जगत धन नाथ, जगन्नाथ, मनः धन विकार अर्थात मनोविकार, मतलब ये जो शब्द हैं इन सबको हमने एक साथ इनका संधि किया और एक जब हुआ तब इस संधि को हम कहते हैं कि 2 शब्द आपस में मिल गए हैं, मतलब संधि हो गया, एकजुट करके उसे एक साथ जोड़ दिया गया, तो उसे हम संधि कहते हैं। आइए हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार वर्णों के अत्यंत समीप होने के कारण उनमें मेल होने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के, वर्ण मतलब ये सब वर्ण हैं, एक एक वर्ण के अत्यंत समीप होने के कारण उनमें मेल होने से, उनमें जो मेल जोल होता है उसमें जो विकार, विकार का मतलब परिवर्तन जो होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों के परस्पर निकट होने से उनमें जो विकार आता है, विकार का मतलब फिर से हुआ परिवर्तन। स्वर संधि, स्वर का मतलब वॉवेल्स जो होते हैं, व्यंजन कंसोनेंट और विसर्ग जैसे प्रातः, तो विसर्ग संधि। व्यंजन संधि क से ज्ञ तक। स्वर संधि अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः, स्वर संधि। तो स्वरों के साथ जो संधि होता है तो स्वरों के परस्पर, स्वर और स्वर जब एक साथ नजदीक आते हैं तो उसमें जो नया परिवर्तन आता है नजदीक आने से, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। आइए देखते हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। अब दीर्घ संधि में हम देखेंगे अ, आ, ई, उ, ऊ। अगर इतने सारे स्वर हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब जब आपस में इनका मेल होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं बड़ा आ में, बड़ी ई में और बड़ा ऊ में। जैसे अ आ प्लस अ अथवा आ। अगर अ आ और अ अथवा आ से आ बनता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी ई प्लस ई अथवा बड़ी ई
से बड़ी ई होता है। अगर उकारांत शब्द है और उकारांत शब्द है, या अगर शब्द के अंत में उकारांत है और उकारांत, तो कन्वर्ट होकर के नया जो शब्द परिवर्तन होगा तो वह बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा। आइए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। जैसे हिम धन आलय, तो ही म में आप देखिए अ शब्द आ रहा है, तो अ जो यह स्वर है ही म अ, तो अ जो स्वर है और ये आलय का आ, तो अ और आ मिला करके आ हुआ। आप देखिए यहाँ पर अ और आ मिला करके आ हुआ। तो हिम धन आलय अर्थात हिमालय। विद्या धन अर्थी, यहाँ पर आ और अ मिला है तो विद्यार्थी। मुख्य धन अध्यापक, मुख्य यह कहते समय अ स्वर की धुन आ रही है, अ और आ मिलकर के आ हो जाता है, तो मुख्य धन अध्यापक, मुख्याध्यापक। विद्या धन आलय विद्यालय। रवि धन इंद्र रविंद्र। रजनी धन ईश रजनीश। आप देख रहे हैं हर जगह बड़ा आ और बड़ी ई की मात्रा हो रही है। रजनी धन ईश रजनीश। परी छोटी ई बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई हो जाता है, तो पर धन इक्षा परीक्षा। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। परम धन आत्मा परमात्मा। इस प्रकार से हम हर समय ये ध्यान में रखेंगे कि आ ई उ अगर शब्द के अंतिम वर्ण पर इसका उच्चारण आता है तो वह कन्वर्ट हो जाता है आ बड़ी ई बड़ा ऊ में। उसी प्रकार से परमात्मा का विच्छेद क्या हुआ? परम धन आत्मा। विच्छेद का मतलब अलगाव। तथास्तु तथा धन अस्तु। स्वाधीन स्वधन अधीन। कपिंद्र कपिधन इंद्र। हर एक वर्ड के नीचे आप देखेंगे स्वरों का ही बोलबाला है। क्यों? क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो हर समय हमें देखना, ध्यान में रखना यह आवश्यक है कि स्वर संधि के किसी भी प्रकार को हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें स्वर का ही उच्चारण देखना है, ध्यान देना है इसके ऊपर। तो कपि धन इंद्र। हरीश का हरि धन ईश। उसी प्रकार से अब आइए दूसरे प्रकार पर चलते हैं। गुण संधि। अ और आ प्लस ई अथवा ई अगर शब्द दिया है और उसके अंत में अ और आ आए और जो दूसरा शब्द दिया है उसकी शुरुआत ई उच्चारण से हो या बड़ी ई से, तो वो नए, जब हम परिवर्तन करके नए शब्द लिखेंगे तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी प्रकार से आ के साथ अगर उ है तो वो ओ में बदलाव आ जाएगा। और आ है प्लस री है और उसके साथ फिर से बड़ा ऊ है तो अर्थ में वह बदल जाएगा। जैसे उदाहरण पे आप देखिए कि किस ढंग से धर्म धन इंद्र अ और ई मिला तो वह ए में कन्वर्ट हो गया। धर्मेंद्र हो जाएगा। गढ़ धन ईश आ आया और बड़ी ई, फिर से वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। गढ़ धन ईश को अगर हम मिलाएंगे, उसकी संधि करेंगे तो वह हुआ गणेश। उसी प्रकार से अगर गणेश का हम इस वर्ण का विच्छेद करेंगे तो गण धन ईश लिखा जाएगा।
तो अगर विच्छेद पूछा जाए तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, संधि पूछा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे। तो भारत धन इंदु, आ और ई देखिए मिला है यहाँ पे, अकारांत त बोलेंगे तो अ आ रहा है, और यहाँ पे छोटी ई, तो अ और ई मिला करके एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भारतेंदु। प्रश्न उत्तर, आ और ओ का ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो प्रश्नोत्तर। सूर्य धन उदय, संधि हुई सूर्योदय। स धन उदर, अ और उ मिला है सहोदर। पर धन उपकार, अ और उ मिलकर के ओ में बदलाव आए हैं, तो परोपकार हुआ। महर्षि, आ धन री तो महर्षि। सप्त धन ऋषि, अ धन री सप्तर्षि। तो सप्त ऋषि, यहाँ पे देखो अ और री, तो यह री का एज इट इज रहता है, तो सप्त ऋषि। आइए तीसरे प्रकार पर हम चलते हैं, वृद्धि संधि। उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर आ के साथ अगर ए और ए हुआ, अगर शब्द दिया है और उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में अ और आ की स्वर आती है, और उसके दूसरे शब्द में जैसे प्लस के बाद, धन के बाद अगर जो शब्द दिया है उसका उच्चारण ए या ए में होता है, तो वह बड़ा रूप ए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अ और आ हुआ, उसके साथ ओ और औ हुआ, तो वह औ में बदलाव आ जाएगा, बदल जाएगा। जैसे सदा धन एव, आप देख रहे हैं सदा आ की मात्रा, यहाँ पर आ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, आ उच्चारण आ रहा है, और ए हमने क्या कहा, आ और ए किस में हो जाएगा, बदल करके ए में। तो सदा धन एव, इसका संधि हुआ सदैव। तथा धन एव, तथैव। मत धन ऐक्य, अ और ए मिला है मतैक्य। महाधन औषध, आ और औ मिला है तो औ हो जाएगा महौषध। वन धन औषधि, अ और ओ मिला है, औ हो जाएगा वनौषधि। आइए स्वर संधि के चौथे भेद पर चलते हैं, यड़ संधि। यड़ संधि की यह परिभाषा है कि जहां पर ई और बड़ी ई धन भिन्न जाति का कोई भी अक्षर या अस्वर्ण स्वर आ जाए तो वह बदल करके य में हो जाता है। उसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण से युक्त कोई शब्द आता है और उसमें भिन्न जाति का कोई भी वर्ण आता है, तो वह बदल करके व में हो जाता है, आधा व में। री धन उसके साथ कोई भी वर्ण आता है तो वह र में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण देखिए, आति धन अंत, आति धन अंत, तो ई आया, छोटी ई आई और आ आया, मतलब किसी भी जाति का कोई भी यहाँ पर वर्ण आए तो वह कहाँ किस में कन्वर्ट होता है, य में, तो अत्यंत। उसी प्रकार से अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक। यदि धन अपि, यद्यपि। इति धन आदि, इत्यादि। प्रति धन एक, प्रत्येक। आप देखिए यहाँ पर किस ढंग से ए में कन्वर्ट हो रहे हैं सारे शब्द। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ई और ई प्लस उसके जाति का कोई भी वर्ण यहाँ पर आए, अल्फाबेट का, वर्णमाला का कोई भी वर्ण यहाँ पर आता है, कोई भी अक्षर अगर स्वर आ जाए तो वह यह में परिवर्तन हो जाता है। तो स्वर की बात चल रही है यहाँ पर। सुधन आगत, इसका संधि क्या हुआ, स्वागत। और स्वागत शब्द दिया जाए और कहा जाए इसका विच्छेद, संधि विच्छेद कीजिए, तो अब संधि विच्छेद मतलब कि इसका विच्छेद करना, मतलब इसे अलग करना। सुधन आगत।
सुधन अल्प स्वल्प, अनुधन ऐषण अन्वेषण, व की मात्रा व में कन्वर्ट हो गया, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, विधन आयाम व्यायाम, अतिधन आचार अत्याचार, उपरिधन उक्त उपरयुक्त। देखिए आप ऊपरी और उ की मात्रा, तो यहाँ पर उपरयुक्त या में कन्वर्ट हो गया। अयादि संधि, पांचवा स्वर संधि का भेद है अयादि संधि। यहाँ पर इस नियम को जान लेना जरूरी है। ए और ऐ धन अपने से भिन्न जाति का कोई भी स्वर आए तो वह ऐ या आय में बदल जाता है, और अगर स्वर या शब्द जिसमें ये प्रोनाउंसिएशन आए, ये जो नियम बताए जा रहे हैं मतलब उच्चारण जब शब्दों का यह स्वर आए, तो ओ और औ धन अपने से भिन्न जाति का स्वर आए तो वह औ या आओ हो जाता है। जैसे आप देखेंगे इसके उदाहरण किस ढंग से यह नया शब्द बनाया है। जैसे ने धन अन नयन, इससे पहले आय जो कहा गया आय में कन्वर्ट हो जाता है जब ए और ऐ रहता है उच्चारण युक्त शब्द। वैसे ही नय धन अक नायक, गय धन अन गायन, पो धन अन पवन, नौ धन इक नाविक, भो धन अन भवन, भव धन उक भावुक, पौ धन इत्र पवित्र। पवित्र का विच्छेद क्या है? पो धन इत्र, और उसकी संधि क्या है? पवित्र। आइए संधि के दूसरे प्रकार पर चलते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन के आगे व्यंजन अथवा स्वर के आ जाने पर जो विकार होता है, व्यंजन, अब हम कंसोनेंट के बारे में चलेंगे पढ़ेंगे। तो व्यंजन के आगे व्यंजन जो शब्द दिया जाए उसका उच्चारण, उस शब्द का अंतिम उच्चारण अगर व्यंजन है और उसके आगे जो नया शब्द शुरू हुआ है उसका भी व्यंजन आ जाए, या स्वर के आ जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब व्यंजन क्या है? क, च, ट, त, प, धन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य, र, ल, व तथा कोई स्वर आ जाए तो उसे प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क, च, ट, त, प ये सब जो क वर्ग है मतलब क की लाइन है, च वर्ग मतलब च की लाइन, ट, तो ये सब आप बिगनिंग के व्यंजन देख रहे हैं, क, च, ट, त, प। इसके आगे अगर इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, उसके साथ य, र, ल, व तथा कोई स्वर आ जाए तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। आइए उदाहरण से हम समझते हैं। सत धन आचार, यहाँ पे आपने देखा त और यहाँ पर स्वर का आ, तो त और आ मिलकर के आ हो जाता है। तो इसलिए अब आप हर समय देखिए सदाचार। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर ये सब जितने भी वर्ग हैं इनके बाद अगर कोई वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या य, र, ल, व, स, ख या स, ह या स्वर का कोई भी अक्षर आ जाए तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पे त आया, अब ये त सत, तो
त का तीसरा अक्षर क्या है त वर्ग का? त, थ, द। तो आप देख रहे हैं द, तो यहाँ पर देखिए द आया। ये जो प्रथम अक्षर है इसका तीसरा अक्षर आ गया, तो इसको आप ध्यान में रखिए। सत धन आचार सदाचार, सत धन आनंद सदानंद, उत धन योग उद्योग, दिक धन गज दिग्गज। क वर्ग में आप देखिए क ख ग, तो यहाँ पर देखिए क ख ग, तीसरा वर्ड आ गया दिग्गज। जगत धन ईश जगदीश, उत धन ज्वल उज्ज्वल, सत धन उपयोग सदुपयोग, सत धन भावना सद्भावना, सट धन आनंद सड़ानंद। आइए व्यंजन संधि के दूसरे नियम पर चलते हैं। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने वर्ग का पंचम अक्षर अर्थात अनुनासिक वर्ण आ जाए तो उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखिए अब सत धन मति, आपने देखा त वर्ग, यहाँ पे त वर्ग है तो इसका पांचवा अक्षर हो जाता है। तो त की लाइन हम पढ़ेंगे त, थ, द, ध, न। तो अब यहाँ पर न देख रहे हैं आप, पांचवा अक्षर यहाँ पर आ गया। तो सत धन मति सन्मति, तत धन मैं तन्मय, उत धन नति उन्नति, वाक धन मैं वॉडमय, क ख ग घ ङ। तो यहाँ पर देखिए ङ आ गया, क ख ग घ ङ। तो क ख, तो वाक धन मैं वॉडमय, सत धन मार्ग सन्मार्ग, उत धन मूलन उन्मूलन। तीसरा नियम, आइए व्यंजन संधि के चलेंगे। त अथवा द के सामने यदि च, ज, ड और ल आ जाए तो त अथवा द सामने वाले अक्षरों में बदल जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। त अथवा द के सामने यदि च, ज, ड आ जाए और ल आ जाए तो त और द ये जो हैं, ये जो शब्द आए रहेंगे, ये जो शब्द में अंतिम अक्षर त और द आया है तो यह त और द सामने वाले अक्षरों में बदल जाते हैं। जैसे कहा गया शरत, यहाँ पे त आया, धन चंद्र, तो शरचंद्र, शरत धन चंद्र शरचंद्र, उत धन चारण उच्चारण, जगत धन जननी जगत जननी, उत धन लास उल्लास, सत धन जन सज्जन, उत धन लंघन उल्लंघन, उत धन डयन उड्डयन। त के सामने श आने पर श को छ और त को च हो जाता है। ध्यान रखिए आप, अगर त है और उसके सामने श आने पर श को क्या कर देते हैं, छ में परिवर्तन कर देते हैं और त को जो है च में बदल देते हैं। ये नियम है। जैसे उल धन श्रृंखल उच्छृंखल उच्छृंखल, तो उल आप देख रहे हैं ल और श्री, तो इस प्रकार से यह बदल गया किसमें, छ में। तो उल धन श्रृंखल उच्छृंखल, उत धन शिष्ट उच्चिष्ट, उत धन श्वास उच्छ्वास। त अक्षर के सामने ह आ जाने पर ह को ध एवं त को द हो जाता है, मतलब बदल जाता है। ह को ध में और त को द में बदल देते हैं। जैसे उत धन हार उद्धार, उत धन हरण उद्धरण, तत धन हित
तद्धति, यह एक प्रत्यय है। नंबर 6 नियम पर चलेंगे। छ अक्षर के पहले स्व वी आ जाने पर उसका रूप छ हो जाता है। जैसे स्वधन छ, स्वच्छंद, विधन छेद, विच्छेद। म अक्षर के सामने स्पर्श अक्षर 5 वर्णों के सभी वर्ण होने पर उनके स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार जिसे पॉइंट कहते हैं, या उसी वर्ग का अंतिम अक्षर जैसे ङ, य, ण, न, म से कोई हो जाता है। अगर म अक्षर के सामने स्पर्श अक्षर 5 वर्णों के सभी वर्णों में से कुछ भी होने पर उनके स्थान पर अनुस्वार हो तो वह अनुस्वार के साथ उसी वर्ग के अंतिम अक्षर में, अंतिम अक्षर मतलब जो भी वर्ग है, क वर्ग का है तो उसका ङ आएगा, तो च वर्ग का है तो य आएगा। इस प्रकार से ट है तो ड़ आएगा, त है तो न आएगा और प है तो म आएगा। तो इसमें से कोई भी बदल सकता है। जैसे हम देखेंगे समधन कल्प, समधन कल्प, संकल्प, समधन गम, संगम, समधन चय, संचय, समधन तोष, संतोष। उसी प्रकार से समधन गम, संगम, समधन पूर्ण, संपूर्ण, समधन तोष, संतोष, समधन देह, संदेह। माँ के सामने उक्त 5 वर्गों से भिन्न कोई अक्षर या र, ल, व, श, स आ जाए तो माँ को केवल अनुस्वार में बदल देते हैं। जैसे सम धन यम, आप देख रहे हैं माँ और य, तो माँ को हम अनुस्वार बिंदी में बदल देते हैं। सम धन यम, संयम, सम धन योग, संयोग, समधन वाद, संवाद, समधन हार, संहार। उसी प्रकार से समधन लग्न, संलग्न, समधन रक्षक, संरक्षक, समधन सार, संसार, समधन हार, संहार, समधन वेदना, संवेदना। सम के म को अनुस्वार होने के साथ साथ स का आगम भी होता है। जैसे अगर म को हम अनुस्वार में यहाँ पर बदले, लेकिन कहीं कहीं पर कई शब्द ऐसे हैं जहाँ पे म को अनुस्वार होने के साथ साथ उसे स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे समधन कृत, तो आप देख रहे हैं संस्कृत, समधनकार, संस्कार, समधन कृति, संस्कृति। यहाँ पे समधन कृत तो संस्कृत हुआ, लेकिन ये कृत का अगर कृति हुआ तो उसको हम लिखेंगे संधि करते समय संस्कृति। समधनकार, संस्कार, समधन करण, संस्करण। यदि र के सामने र आ जाए तो पूर्व र का लोप होकर, लोप मतलब इसे गायब कर दिया जाता है, लोप होकर उससे पहले स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। अगर र के सामने र आ जाए तो पहले र को हटा दिया जाता है और उस स्वर को दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा में बदल दिया जाता है। जैसे निरोग, आपने देखा र उच्चारण, यहाँ पे फिर र का उच्चारण, तो निरोग। अब आप देखो इस र का लोप कर दिया गया, इसको हटा करके इसको क्या किया गया, बड़ी ई की मात्रा में बदल दिया गया। तो निर्धन रोग, निरोग, निर्धन रव, नीरव, निर्धन रस, नीरस, निर्धन रज, नीरज। इसके 10वें नियम पर चलते हैं व्यंजन संधि के।
साधारणतया री, र, श अक्षरों के आगे किसी शब्द में यदि न आ जाए, इन अक्षरों के सामने अगर किसी शब्द में न आ जाए तो उसका ड़ हो जाता है। अगर न आए तो वह ड़ में बदल जाता है। जैसे अर्पधन न, अर्पण, विषधन नो, विष्णु। विष्णु का विच्छेद क्या हुआ? विषधन नु, विष्णु। कृष्णधन न, आप देख रहे हैं न उच्चारण, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में बदल गया है? ड़ में। तो विषधन नु, विष्णु। कृष्णधन न, कृष्ण। निर्धन मान, निर्माण। भूषधन अन, भूषण। व्याकरधन अन, व्याकरण। व्याकरण का विच्छेद क्या है? व्याकरण का अगर कहा जाए संधि और विच्छेद दोनों कीजिए तो कैसे करेंगे? व्याकर हलंत लगाएंगे, यहाँ पे व्याकर नहीं होगा, व्याकर धन अन, व्याकरण। रिधन न, ऋण। परिधन नाम, परिणाम। स से पहले आ को छोड़ कोई स्वर आ जाए, अगर स उच्चारण से भरा हुआ शब्द है तो उससे पहले अगर अ और आ को छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो स को हम जो है श में बदल देते हैं। स का श में बदलाव हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर नि, धन, से, ध। अब आपने देखा यहाँ पे नि और से, तो स प्रोनाउंसिएशन आया, ठीक है। कोई भी स्वर, अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आई, नि, धन, से, तो स का जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नी का एज इट इज, और इस स का बड़े श में हमने बदल दिया। तो इसको ध्यान में रखिए। निधन सेध, निषेध। विधन सम, विषम। विधन सय, विषय। सुधन समा, सुषमा। अभिधन शेख, अभिषेक। निम्न शब्दों में स को श नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पे स को श नहीं कर सकते, जैसे विस्मरण है तो इसको विस्मरण नहीं कर सकते, विस्मरण ही रहेगा, विस्मृति रहेगा, विस्मय रहेगा, विसर्ग, विसर्जन ही रहेगा। इसी प्रकार से व्यंजन संधि जो है समाप्त होती है। आइए हम तीसरे प्रकार पर चलते हैं, विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि हम देखते हैं कि विसर्ग के सामने स्वर। अब विसर्ग किसे कहते हैं? जहां पर आह की मात्रा हो, जिन शब्दों के सामने, जैसे मनः, प्रातः, तो यह जो शब्द है, इस शब्द के आगे हमने जो विराम चिन्ह लगाया, इसे कहते हैं विसर्ग चिन्हों का प्रयोग। यह बड़ी आसानी से आप इसका चयन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के सामने स्वर अथवा व्यंजन के आने पर, चाहे वह स्वर से युक्त शब्द हो, चाहे व्यंजन से युक्त शब्द हो, उसके आने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसके नियम निम्नलिखित हैं। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके आगे वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का
ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके आगे वर्ग का कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या उसके साथ य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे हम देखेंगे कि जहां पर मनः धन रथ, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मनः, म और न के आगे अह विसर्ग का चिन्ह है, तो मनः धन रथ का ओ में बदल जाएगा। आपने देखा यहाँ पर न था और उसको ओ की मात्रा लगाई है, तो नियम ही यही कहता है कि अगर स्वर हो और उसके आगे वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण और उसके साथ साथ य, र, ल, व हो तो र आप देख रहे हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है ओ में। तो मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन रंजन मनोरंजन, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान, तमः धन गुण तमोगुण, अधः धन गति, तो अधः ध के आगे विसर्ग चिन्ह, अधः धन गति अधोगति, पुरः धन हित पुरोहित, सरः धन ज सरोज, सरः धन वर सरोवर, मनः धन हर मनोहर, यशः धन दा यशोदा, तपः धन वन तपोवन, मनः धन दशा मनोदशा। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तथा उसके आगे वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अथवा य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग को र हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि अगर अ और आ को छोड़ करके स्वर का कोई भी स्वर हो, स्वर मतलब नि, ई, छोटी ई की मात्रा, तो कोई भी स्वर हो तो उसके आगे अगर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो तो वर्ग का तीसरा मतलब अब हम देखेंगे नि, छोटी ई की मात्रा और ये ध। अब ध हम देखेंगे कि ये किस वर्ण में आता है, तो त वर्ग को आप पढ़ेंगे तो त थ ध ध चौथा वर्ण, तो इसका जो है बदल करके हम रा में परिवर्तन कर देंगे। निह धन धन, निह धन धन, निर्धन, निह धन झर निर्झर, दुह धन दशा दुर्दशा, निह धन मल निर्मल। इस प्रकार से हम इसमें बदलाव लाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। निह धन दई निर्दयी, निह धन आकार निराकार, दुह धन लब दुर्लभ, निह धन आशा निराशा। विसर्ग के सामने श स स, विसर्ग ये चिन्ह हो तो उसके सामने अगर श श स आ जाने पर विसर्ग को विकल्प से विसर्ग अथवा क्रमशः श स हो जाता है। जैसे नेह संदेह निस्संदेह, आपने देखा विसर्ग के सामने अगर स हो या श हो या बड़ा श हो तो वह जो है जब विसर्ग हम लगाएंगे तो वह किस में बदल जाता है, श स और स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए निर्धन संदेह निस्संदेह, निर्धन शंक निशंक, निर्धन शस्त्र निशस्त्र, दुह धन साहस दुस्साहस, दुह धन शासन दुशासन, निह धन सार निस्सार।
विसर्ग के सामने यदि च छ आ जाए तो विसर्ग को श हो जाता है। यदि ट ठ आ जाए तो विसर्ग को श हो जाता है। ध्यान रखिए, यदि च छ आ जाए तो श हो जाता है, ट ठ आ जाए तो श हो जाता है। यदि त और थ आ जाए तो विसर्ग को स हो जाता है। जैसे निश्चित, निश्चित, नमः धन ते। तो यहाँ पर आपने देखा छोटी की मात्रा और च, तो अगर छोटी की मात्रा आ जाए विसर्ग के सामने, आपने देखा च आ जाए और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो विसर्ग के सामने च आया तो वह श में बदल गया। तो नि धन चित निश्चित, नमः धन ते नमस्ते, दुह धन ट दुष्ट, निह धन छल निश्चय, निह धन ठा निष्ठा, निह धन तेज निस्तेज। इसी प्रकार से आपने देखा यहाँ पर छ आ गया तो च और छ का क्या हो जाता है, बड़ा श में बदल जाता है। तो लेकिन श कैसा, हलंत आप देख रहे हैं, श तो है लेकिन आधा, इसलिए यहाँ पर लाइन नहीं खींची गई। तो निह धन छल का क्या होगा, निश्चल, निह धन ठा निष्ठा, निह धन तेज निस्तेज। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और उसके आगे क प फ आ जाए तो विसर्ग को श हो जाता है। ध्यान रखिए, यदि ई या उ हो विसर्ग से पहले, मतलब विसर्ग से पहले, और अगर उसके आगे यह अक्षर हो, क्या, क प फ आ जाए तो विसर्ग को श हो जाता है। जैसे हम देखेंगे, निह धन कपट निष्कपट, निह धन फल निष्फल, बहिः धन कार बहिष्कार, निह धन काम निष्काम, दुह धन कर्म दुष्कर्म, निह धन पाप निष्पाप। आइए अगले नियम पर चलते हैं। विसर्ग से पहले यदि ध्रस्व अ हो और आगे क या प हो तो विसर्ग को स हो जाता है। ह्रस्व रहे, और ह्रस्व मतलब छोटी ई की मात्रा, कोई भी छोटा अक्षर हो, विसर्ग से पहले अगर ह्रस्व छोटा अ हो और उसके आगे क या प हो तो विसर्ग को स हो जाता है। जैसे नमः धन कार नमस्कार, तिरह धन कार तिरस्कार, पुरह धन कार पुरस्कार, वाचः धन पति वाचस्पति, श्रेयः धन कर श्रेयस्कर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आहा 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 की मात्रा हर जगह है, यह विराम चिन्ह हर जगह है विसर्ग का, इसे कहते हैं विसर्ग का चिन्ह। तो इस प्रकार का चिन्ह जहाँ रहे ऐसे शब्दों को आप आसानी से पहचान लेंगे कि विसर्ग संधि है। कभी कभी क ख तथा प फ अक्षरों से पूर्व विसर्ग होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी क ख दिया रहे या प फ अक्षरों से पहले अगर विसर्ग होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अंतःकरण, तो आप देख रहे हो अंतः विसर्ग करण, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अधः पतन, प्रातः काल, अंतःपुर, तो अंतः अह विसर्ग का चिन्ह प्लस पुर तो अंतःपुर। निम्न शब्दों में संधि
के सामान्य नियम लागू नहीं होते। जो नियम अब तक बताया गया वो इन सब में ज्यादा करके लागू नहीं होते हैं। दीन धन नाथ, दीनानाथ। विश्वधन मित्र, विश्वामित्र। वन धन पति, वनस्पति। हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र। मनः धन कामना, मनोकामना। बृहति धन पति, बृहस्पति। काली धन दास, कालिदास। मूसल धन धार, मूसलाधार। इस प्रकार से आप सभी को नियम को ध्यान रखना है। नियम आपको परीक्षा में लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा बच्चों, लेकिन आपको इन सारे शब्दों का कैसे संधि होता है, कैसे इन शब्दों का विच्छेद होता है, इसे आप ध्यान पूर्वक लिख डालेंगे पहले देख करके हूबहू अपने नोटबुक में। उसके बाद इसे आप लर्न कर डालेंगे और याद करेंगे। ध्यान रखिए, नियम और परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको शब्द से आप परिचित रहेंगे तो आप आसानी से उसका संधि और विच्छेद कर सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 31 पर दिया गया है। अब आप इसकी सहायता से आप जो पेज नंबर 31 पर दिया गया है, 9वीं कक्षा के विद्यार्थी भी ध्यान दें कि उनके पाठ्य पुस्तक में भी पेज नंबर 31 पर दिया गया है। उसको आप लिख डालेंगे एज अ होमवर्क, गृह कार्य के रूप में। उसके बाद जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं अब तक, उन पाठों में आप जो गद्य विभाग है, गद्य विभाग में आए हुए शब्दों को जब आप देखेंगे तो इसमें बताए हुए शब्द आपको मिलेंगे। उन सब को आप अपने संधि के होमवर्क में उतार लेंगे। और उसके साथ ही पेज नंबर 31 पर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, 10वीं के छात्राएं भी देखेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक 31 पर गृह कार्य दिया गया है, उसे आप अपने नोटबुक में कर डालेंगे। तो इस प्रकार से संधि जो है यह आपके सिलेबस में परीक्षा में पूछा जाएगा। आप शब्दों का बार बार अभ्यास करिए। अभ्यास करने से आपको यह पता चल जाएगा कि इस शब्द का विच्छेद कैसे होगा या इस शब्द का संधि कैसे किया जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका समापन करते हैं। अगर आपको कुछ भी कोई डाउट है या कोई प्रश्न है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।